नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज का प्रथम पाठ दो बैलों की कथा पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद, जिनका पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो सबसे पहले हम लेखक के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लमई गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन के कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का निधन हो गया, देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियों में मानसरोवर के जो 8 भाग हैं उनमें संकलित है सारी कहानियाँ, जिनमें सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण और समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य की नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। तो जो दो बैलों की कथा है, इस पाठ के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज, जो किसान समाज होता है, जो कृषक प्रधान जो हमारा देश है, उसमें जो कृषक समाज है और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है कि कृषक समाज और पशुओं के बीच में कैसा भावनात्मक संबंध होता है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज रूप में नहीं मिलती है, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी किसके लिए है? आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो हम अब पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उनके द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा, जिसमें दो बैलों का वर्णन है। तो देखिए बच्चों, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, अर्थात सबसे बड़ा बेवकूफ़, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन और उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, उन्हें देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया कभी नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, अर्थात वो सभी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। क्या कहता है? बेवकूफ़। सद्गुणों का इतना आदर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। जो सीधापन दिखता है वह संसार के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, अर्थात लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं, संसार उसे दबाने की कोशिश करता है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता?
बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। क्या कहलाने लगते? सभ्य। जापान की मिसालें सामने हैं। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है और जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ अर्थात बैल का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे, हीरा और मोती। झूरी काछी के 2 बैल थे और जिनमें दोनों का नाम था हीरा और मोती। हीरा बड़ा था और मोती छोटा था। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ साथ रहते। दोनों में क्या हो गया? भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठते हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। किस भाषा में विचार विनिमय करते थे? मूक भाषा में, अर्थात अपनी विचारों का आदान प्रदान। एक दूसरे के मन की बात समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में सर्वश्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, क्योंकि मनुष्य कभी मूक भाषा में समझा नहीं पाता जितना जानवर समझा पाते हैं एक दूसरे को। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से, जैसे कि मित्रता के नाते से, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। एक दूसरे बैल हीरा और मोती आपस में सोचते थे कि ज़्यादा वजन मेरी गर्दन पे रहना चाहिए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुँह डालते, साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, अर्थात नांद में खाने के लिए जब भी वो मुंह डालते तो साथ साथ डालते। अगर एक ने मुंह हटा लिया तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई, दोनों बैलों की जोड़ी गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे कहाँ क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें कैसा लगा? अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। गोई अर्थात दोनों बैलों की जोड़ी को, जो गया का झूरी का साला जो गया है, दोनों बैलों को अपने यहाँ ले गया था, तो उसको ले जाने में दांतों तरफ पसीना आ गया, अर्थात उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे जोर लगाते, मारता तो दोनों सींगे नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो खिलाया वैसे झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। खाने के लिए जब उन्होंने नांद में लगाए गए तो उन्होंने अपना मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था उनका, जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वे आज उनसे छूट गया था। ये नया घर है, नया गांव, नए आदमी उसे बेगाने से लगते थे। दोनों बैल हीरा और मोती को यह नया घर बेगाना सा लगने लगा। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों बैलों ने जोर मारकर पगैये तोड़ा डाले और घर की तरफ चले।
पगई बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सका था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता है, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चलनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराब लटक रहा था, आधा रस्सा लटका हुआ है, घुटनों तक पाव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में इसने झलक रहा है। यानी झूरी के प्रति प्रेम झलक रहा है और लेकिन विद्रोह भी दिखाई दे रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दोनों दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अर्थात जो उनका मालिक था झूरी दोनों बैलों को चूमने लगा। घर गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, क्योंकि अपने घर से रोटियां लाया, कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, कोई भूसी लेकर आया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया कि इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, वो नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, क्या बोली कि भागे इसलिए कि वे तुम्हारे जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी है। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चौकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। कह दिया गया कि बैलों को खाली सूखा और भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, न कोई चिकनाहट न कोई रस, न क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे। माल तो उसने कहा, उसके ताकीद ने मजूर को ताकीद कर दिया गया था मालकिन के द्वारा। तो मजूर ने कहा कि मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं किसी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की बार उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया और वह ज़्यादा सहनशील था। कौन? हीरा ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली और चूनी सब कुछ दी, लेकिन झूरी के दोनों बैल हीरा और मोती को सूखा घास चारा डाल दिया गया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी ने फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत, सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला क्या? सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में भी नहीं आते, अर्थात भाग जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया कि तुम्हारी तो उसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया, दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है।
हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। किसने कहा? हीरा ने। फिर मोती ने कहा, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली, दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। बैलों ने सोचा कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। लड़की की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता, प्रेम हो गया। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि लड़की दोनों के लिए एक एक रोटी लेकर खिलाने के लिए लाई है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों बैल दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता। हीरा, क्या करना चाहते हो? हीरा ने कहा, एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। मोती बोला, लेकिन जानते हो, हीरा ने कहा, कि वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को फेंक दूँ? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। ये क्या किसने कहा? हीरा ने। यह भूल जाते हो? मोती बोला, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, हीरा ने कहा, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है, अर्थात टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। लड़की का दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराब खोल दिया लड़की ने, और पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं है? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस नाथ पर आफत आएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया था। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान भी नहीं रहा, अर्थात मार्ग भी भूल गए कि किस मार्ग से जाना है। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, अर्थात रास्ता भूल गए। तुम भी बेहताशा भागे, वहीं से उसे मार गिराना था। मोती बोला, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? हीरा ने कहा कि वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे। रह रहकर आहट ले लेते और कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। जब पेट भर जाने के बाद दोनों ने अपनी आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे।
पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया और संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो किनारे हट गया। आगे की कहानी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।